ज्ञानवर्धक होगा और हम में एक नई चेतना जागृत करने का भाव प्रदान करेगा। आप एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर मां इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग हैदराबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ। श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी लखनऊ। श्री अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन हमें प्रदान कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दास सर, निदेशक पीडीयूएनआई पीबीडी न्यू दिल्ली। और इस कार्यक्रम के लिए निरंतर ऊर्जा एवं निर्देशन प्रदान कर रहे हैं श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। हमारे रचनात्मक कार्यक्रम और रचनात्मक कार्यक्रमों की बृहत्ता का भाव आप सभी के बीच निरंतर विषयक जानकारियों की वृद्धवत भाव को पहुंचाने एवं आपके बीच से विशेषज्ञों द्वारा की गई मांग के अनुरूप प्रस्तुति उपस्थिति करने की भाव को जागृत कर समर्पित कर यहां तक पहुंचाई जाती है। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं एक बार निवेदन करूंगा, अगर हमारे बीच श्री गिरीश चाको सर जुड़ चुके हैं तो एक बार अपना वीडियो और ऑडियो सर चेक कर ले। आदरणीय गिरीश चाको सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर। यस सर, आई कैन हियर यू। जी, सादर नमस्कार सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस पटल पर। थैंक यू सो मच सर। सीआरसी लखनऊ अपनी रचनात्मक गतिविधियों के अंतर्गत निरंतर ऑफलाइन ऑनलाइन जन जागरूकता कार्यक्रम, परीक्षण कार्यक्रम एवं मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन तथा अर्ली इंटरवेंशन सेंटर से संबंधित सूचनाओं सेवाओं के विस्तारीकरण को रखते हुए निरंतरता के साथ अपनी सेवाओं का बृहदीकरण कर रही है। और इसी के सापेक्ष इसी के क्रम में आज का यह कार्यक्रम आप सभी के बीच है। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय राजीव रंजन सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और आज के मुख्य वक्ता का स्वागत करें एवं उनका परिचय हमारे बीच रखें। आदरणीय राजीव रंजन सर। Thank you, Nagesh ji. Good morning to all the participants, and good morning, Jis. Good morning, sir. Good morning. Today, I just would like to thanks and welcome Mr. Jis Chako, who is at present associate professor at Ma Institute of Speech and Hearing, Hyderabad, and he have more than 5 years of experience in teaching as well as plus 5 years experience in clinical, where in his educational and in academic position he have guided master students as their dissertation guide, as well as he have leaded many of the research project for the bachelor's and master's students in the Osmania University, and he also involved in various training programs, CBR programs and CRE programs, which was conducted through Osmania University, and he had working experience in institutions like Swikar, as well as at present he is Swikar Institute of Rehabilitation Sciences, where he had worked as assistant professor, and now he is associate professor at my Institute of Speech and Hearing. So I welcome you, Jis, from the Department of Person with Disability. On behalf of CRC Lucknow, behalf of our director Sri Ramesh Pandey sir, and our NI directors Dr. Himanshu Das sir, and from all of our staffs and officials, welcome you on this topic, which is very important. ये टॉपिक जो आज का है, वॉइस प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, इसमें मोस्टली हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो बच्चे हैं, खास करके वो बड़े लोगों के बारे में सब लोग बताते हैं, अरे चिल्लाओ नहीं, और पानी मत पियो, स्मोक मत करो, अल्कोहल मत लो, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आज का जो टॉपिक है वो हमारे जो एक्सपर्ट है मिस चाको, जिस चाको, इसके बारे में बताएंगे। और इसी के साथ वंस अगेन आई वेलकम यू फ्रॉम ऑल ऑफ आवर कोऑर्डिनेटर्स, आवर ऑफिशियल्स,
So I welcome you, Mr. Jischako. Thank you. Thank you so much, sir. I would add, I worked with sir. It was a great experience for me. So thank you so much, sir, all of your team. So I am associated with my Institute of Speech and Hearing, and I'm the head of the department for my ENT hospital also here. So this is a specialized ENT hospital in Hyderabad. So can I start, sir, presentation? I will just start. Yes, sir. Yes, please, sir. अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे बीच जुड़े हुए हैं, कृपया करके बीच में जो आपके मैसेजेस आते हैं या सर्टिफिकेट इश्यूज आते हैं वो एट द लास्ट रखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हमें पता होता है कि कुछ टेक्निकल रीजन से आपके सर्टिफिकेट इमीडिएट नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हमारी 100% उम्मीद होती है और ये मतलब हम लोग चाहते हैं कि आपका सर्टिफिकेट जितना जल्द से जल्द आपके पास मिल जाए। Sir, PPT I'm not able to share, sir. I don't have that option. Okay, 1 minute. Mr. Sumit, can you give him access? Mr. Sumit? जी, एक्सेस है सर। श्री गीश सर, आपको एक्सेस किया गया है सर। आप अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं सर। को होस्ट हमने बना दिया है आपको। Okay. So is my PPT visible, sir, now? Not yet. No. You can represent or you can send me if you have problem. I can. Okay, it's coming now. जी। Yeah. So good morning all. Myself Jish Shako. So I will start with, like, is English okay with all? So if you have any doubts, you can stop me there and you can ask me. Not a problem. Just one request. Yes, sir. I know you can speak in Hindi. So in between, yeah, technical words cannot be, but if possible, yeah, use some of the Hindi also in between. Surely, sir. Surely. Okay, thank you. So, see, first thing what we see in children is the vocally abusive behavior. That means ज़्यादा चिल्लाता, ज़्यादा जोर से बोलता, वो सब ज़्यादा रहता. So we call it is abusive behavior. So pediatric voice disorders and the effect of voice disorders on its children, and उसका ये चिल्लाने से कैसा वो voice को affect हो जाता, वो सब में presentation में आपको बोलता. Children and adolescents felt that their voice disorders result in negative attention and limited to their participation. So, like many researches have happened, and what they come to know is like ये voice problem से वो लोग उसका normal life को भी miss हो रहे, उसका normal तरीका स्कूल जाने में, पढ़ाई में पीछे हो रहे, कुछ activities में participate करना, वो सब पीछे हो रहे. So ये pediatric voice disorders बोले तो उसमें mainly 3 लोग आ जाता है. एक neonates, छोटी लोग, preschool and school going children. ये puberty का पहला कौन सी एज आ जाता, वो ये 3 से डिवाइड हो जाता. So normally we have 3. One is neonates, very small children, then preschoolers, and then you have school age children. So the voice problem, that is severity, वो minimum complete, maximum है तो complete voice चले जाता और थोड़ा problem आ जाता, वो variety रहता. Absence of voice,
टू वेरिंग डिग्रीज, उसमें वॉइस कम आ जाता, नहीं तो पिच अलग रहता, वो सब प्रॉब्लम आ जाता नॉर्मली बच्चों से। सो व्हाट आर द नॉर्मली टर्म्स और abnormalities कौन सी रहता है इसमें? So first one is, or see, these are the different things which we will come across this presentation. One is habitual pitch. Habitual pitch बोले तो normal fundamental frequency, वो हमारा vocal cord है, vocal cord का vibration में क्या sound आ जाता फर्स्ट में, वो fundamental. Just your slides is not moving. Sorry to interrupt you. Okay. Now it is okay. Okay. Now, so habitual pitch is the frequently used to indicate the average pitch of a speaking fundamental frequency that is used by an individual. So the starting or normal voice what we have, that is known as the habitual pitch. So उसमें वो छोटे लोगों को फर्स्ट पिच क्या रहता, नहीं तो फर्स्ट वॉइस में एग्जाम्पल आ, उसका वाइब्रेशन क्या रहता, उसका साउंड बाहर कैसे आता, वो हैबिचुअल पिच बोलता है। नेक्स्ट यू हैव पिच रेंज। पिच रेंज बोले तो हमारे को नॉर्मल है, हाई है, लो है। तो पिच बोले तो अब लड़कियों का एक पिच रहता, लड़कों का दूसरा पिच रहता, बट छोटे लोगों के क्या रहता, दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर रहता, क्योंकि वो ज्यादा हाई पिच रहता। देन यू हैव लाउडनेस। लाउडनेस है तो कितना जोर से हम सुना सकते हैं, वो कम रहता और ज्यादा भी रहता। देन यू हैव वोकल नोट क्वालिटी। क्वालिटी में क्या रहता, पिच नहीं रहता, लाउडनेस नहीं रहता, ज्यादा रेसोनेंस, नो से साउंड आ जाता और हमारा वेव्स कितना वाइब्रेट हो जाता और हमारा साउंड कितना बाहर आ जाता, वो सब लाउड वॉइस नोट में हम देखे। देन रेसोनेंस रहता, इसमें टोन हम सिंगिंग करने के टाइम, नहीं तो वो स्पीकिंग में रिवर्बरेशन हो जाता। रिवर्बरेशन बोले तो वो एको रहता, उसका साउंड कैसा रहता, वो रेसोनेंस देखता। देन फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज like singers have very high, then they will suddenly change to false voice, then high. See, for example, like some children, when they start crying louder, you will hear it very loud, then suddenly they will stop, they will say very slow, softly. These things will be based on the flexibility. Then coming to stamina. Stamina is like kitna der hum we can prolong the voices, like 1 घंटा कंटिन्यूअसली बात कर सकते हैं, नहीं तो 2 घंटा बात कर सकते हैं, नहीं तो एक श्वास में कितना सेकंड हमको स्टॉप करने का, लाइक कंटिन्यूअसली बोल सकते हैं, वो सब स्टैमिना का अंदर आ जाता। सो मेनली वॉइस डिसऑर्डर्स बोले तो ये एरिया में प्रॉब्लम हो जाता है। एक हमारा वोकल ट्रैक्ट में, नहीं तो रेस्पिरेशन में, वो रेस्पिरेटरी का ट्रैक्ट है, लंग्स, वो पाथवे में प्रॉब्लम हो जाता है। देन वोकल फोल्ड्स है, वोकल फोल्ड्स में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो रहता, और लैरिंजल कैंसर और उसमें कुछ प्रॉब्लम है। सो बच्चों में मेनली 2 प्रॉब्लम्स आ जाता। एक कंजेनिटल। कंजेनिटल बोले तो बर्थ का टाइम में वो जेनेटिक प्रॉब्लम, नहीं तो हेरिडिटरी में क्या प्रॉब्लम आ जाता, वो कंजेनिटल का नीचे आता। और एक्वायर्ड बोले तो विच दे हैव डेवलप्ड लेटर इन देयर लाइफ। So first we will see basic about congenital voice disorders. So in congenital voice disorders, it is known as laryngomalacia. See, you can see the picture here. The first one is the normal larynx. ये vocal cords है और ये area आप देख सकते हैं। So इधर नीचे आ जाओ आप, ओमेगा शेप में एक एक्स्ट्रा ग्रोथ आ जाता, ये बाय बर्थ रहता। So this is known as laryngomalacia. इसमें क्या हो जाता है, ये मूवमेंट फ्लैसिड रहता, एंड ये लैरिंजल कार्टिलेजेस आल्सो विल बी मूविंग विद दिस। एंड इसका प्रॉब्लम क्या है, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ जाता, ब्रीथ में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता, तो ऑटोमेटिकली वॉइस भी अफेक्ट हो जाता। हमें लाइक यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड? It is, you can continue. I think it's going on. Yeah. So
In these problems, what we do is the first intervention will be you have to go for a surgery because it is life threatening also. If the children are getting these kind of problem, then immediately you have to undergo a surgery. Okay, this surgery is known as supraglottoplasty. So in this, they will remove that block and they can use tracheostomy also because the breath also will not come outside the child. So this is the main management for laryngomalacia. Another voice problem which occurs in children, that is congenital, is laryngeal web. You would have seen ducks. Ducks को आप देखता, ducks का पैर में वो attachment है. Same attachment ये vocal cords में भी आ जाता. So this also will leads to, if this web is there, it is difficult to make voice also, sound also will be absent. So in this case also, immediately you have to go for a surgery. If the severity is less, then the web will be very less. It will be less. If severity is more, पूरा vocal cord वो cover हो जाता. तो इसलिए इसका movement भी affect हो जाता, बात में नहीं आ जाता बाहर. तो इसलिए इसको भी immediate treatment चाहिए. और इसका first treatment बोले तो इसका थिकनिंग ज्यादा है तो इमीडिएटली हम कट करके निकालना है. सर्जिकल ट्रीटमेंट ओनली इमीडिएटली. तोड़ी लोग में क्या हो जाता, इसका थिकनेस ज्यादा हो जाता. ज्यादा होने के टाइम क्या हो जाता, हवा भी बाहर नहीं आता, वो भी डेडली है. तो इसलिए भी ये टाइम में हम ट्रैकियोस्टमी इधर एक होल डालता. सो नेक्स्ट वन इज लैरिंगोसीली. So here what happens is above the larynx there will be a saccule. एक saccule बोले तो extra growth रहता but weight कम रहता. This will start appearing. Normally ये by birth नहीं रहता, 1-2 months का बाद में शुरू हो जाता. So इसके लिए एक pouch बोल के रहता, pouch में आ जाता. और हमारे को ये vocal folds में दो है, एक true vocal folds है और उसका ऊपर एरिया हम false vocal folds बोलता. ये सैक्यूल बोले तो वोकल फोल्ड्स का ऊपर आ जाता. तो हमारा हवा क्या हो जाता, बाहर आने के टाइम ये ब्लॉक हो जाता. सो द साउंड विल नॉट बी लाउड ऑल्सो, इट विल नॉट बी क्लियर ऑल्सो. इन सम चिल्ड्रंस इट विल बी विजिबल लाइक देयर वॉइस विल बी अफेक्टेड. इन सम इफ द सैक्यूल इज स्मॉल इन साइज देन द वॉइस विल नॉट बी अफेक्टेड मच. Next you have is congenital hemangioma. So this also is like a tumor. Okay, so this also, although it is congenital, symptoms may not appear till 2 to 3 months after following birth. It may appear following the infant's upper respiratory tract infection. So when they get an infection in the respiratory tract, so in that case, this will start coming out. The usual course of development of the tumor is from 6 to 12 months. So 6 to 12 months what happens is ये ट्यूमर का साइज बड़ा हो जाता और क्या हो जाता, हमारा वॉइस को ब्लॉक रहता उधर. इसका साथ ब्रीथिंग इफेक्ट भी हो जाता. सो इसके लिए फर्स्ट क्या हो जाता है, एक स्टेरॉइड इंजेक्शन रहता. सो इफ व्हेन वी फाइंड आउट लाइक 2 months to 3 months, then the doctor, like mostly the ENT will suggest for a steroid injection, which is normally we give for like arthritis problem or joint pain like that. Same injection we will give to the children also. And after that, if still it is not reducing, then you can go for a Kairos surgery. Even if it is, if the block ज्यादा हो जाता हो, respiration में problem हो जाता है, वो टाइम में हम tracheostomy भी कर सकते हैं. Next you have is congenital laryngeal papillomas. So this is also like, you can see, this is called the papilloma. It is like sisal-like structures you will see in the vocal cord. So here also you have to go for a multiple laser surgery. Sometimes if ज़्यादा हो जाता तो again breathe block हो जाता, इसलिए हम tracheostomy जाना पड़ता. और इसका साथ ये ट्रीटमेंट होने के बाद नॉर्मल वॉइस तोड़ी लोग में आ जाता, तोड़ी लोग में नॉर्मल वॉइस नहीं आ जाता. वो टाइम में हम पोस्ट सर्जिकल वॉइस थेरेपी देना पड़ता.
Therapy part I will come slowly. First I will give you an introduction about different problems which will be there. So here you can see this is congenital subglottic stenosis. Stenosis is nothing but there is an extra round like ring will be formed. This is normal. So ये हमारा vocal cord है और ये हमारा vocal tract है. वो vocal tract में देखो ये extra growth है. You can see a round, and as the age increase, normally if it is small, it will start covering it with the other area, like other parts will grow over this. But in some children, what happens is the scar will be slowly becoming more, and this will leads to the voice changes also. And the right side one is about a child, not child, a 30-year-old, 31-year-old, and this is very small. It is very difficult to see. It is in young children. So the mild stenosis generally resolves with growth of larynx in some children. Less than half of all children with congenital subglottic stenosis will require surgical airway intervention. क्या हो जाता वो airway में problem हो जाता. So we have to do a surgery and we have to close that extra that ring there. Tracheostomy is required in as many as 80% of patients. If that is not working, then most of them there should be a hole which is required so that the respiratory like breath intake will be normal. The voice is usually unaffected by congenital subglottic stenosis because vocal folds are not involved. So ये vocal folds का नीचे हो जाता ज़्यादा, तो इसलिए ज़्यादा voice problems नहीं रहता. But in some patients there will be voice problems also. And after the surgical treatment, there is a requirement of voice therapy, because see some surgery or some treatment, what happens, these larynx and this vocal cords will get affected. In that case, उसको normal voice लेके आने के लिए voice therapy जरूरत है. Next you have laryngotracheoesophageal cleft. Cleft बोले तो एक extra growth opening रहता. So this is ज्यादा in the wall of esophagus रहता, उसमें ही ये growth, ये cleft आ जाता. So I can. So here this is caused mostly like you have something called GERD. GERD is gastroesophageal reflux. ज्यादा acidity, ज्यादा पेट अच्छा नहीं है बच्चों का, ये टाइम में ये प्रॉब्लम ज्यादा आ जाता. इसके लिए भी फीडिंग में प्रॉब्लम रहता, इसके लिए नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डालता, फिर ये क्लेफ्ट को हम क्लोजिंग करता. ये लंग्स को गया तो फिर इट कैन लीड्स टू pneumonia and other respiratory infection. So there is lot of connection between voice and respiratory problems in children. Then you have vocal cord sulcus. Sulcus बोले तो you can see this medial part. There a white layer which is thickening. So this is nothing but vocal cord sulcus. ये एक small रहता round, नहीं तो पूरा ये vocal cord को ये overlap हो जाता. So sometime extending the entire length of vocal cord or confined to deep portion, the vocal cord into an upper lateral or lower medial part. The result is hoarseness and breathy voice caused by complete closure of glottis. So normally in voice you have three. One is breathy, harsh and hoarse. Breathy बोले तो हमारा श्वास है, श्वास का हम बोलने का टाइम श्वास भी बाहर आ जाता. ओके, सो ए ओपनिंग द्वारा क्या हो जाता, हमारा एयर आल्सो विल स्टार्ट एस्केपिंग विद द वोकल कॉर्ड. द कंप्लीट क्लोजर विल नॉट टेक प्लेस, इसलिए हवा भी बाहर आ जाता. ये वो वॉइस को हम ब्रेथी वॉइस बोलता. सो इसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट है तो you have medical therapy reflex, that is laryngitis or a rhinosinusitis therapy like treatment, medication or surgery will be there. Then we should go for a voice therapy, improve phonatory efficiency and vocal hygiene. Phonatory efficiency means how properly the vocal cord closure is there. There is no escape of any air, and vocal hygiene.
कितना अच्छा से हम वोकल कॉर्ड को केयर करता। डायरेक्ट वॉइस थेरेपी टेक्निक्स टू इंप्रूव वोकल एफिशिएंसी विदाउट स्ट्रेन। सो हम वॉइस थेरेपी देने के टाइम हम एक देखना है, वॉइस को स्ट्रेन नहीं देना है, क्योंकि स्ट्रेन दिया तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता, और कितना प्रॉब्लम है और बढ़ जाता। सो वेन एवर वॉइस थेरेपी देने के टाइम हम मेक श्योर करना है स्ट्रेन बहुत कम दे रहे। देन वी हैव acquired वॉइस डिसऑर्डर्स। सो acquired बोले तो लेटर स्टेजेस में, अभी वोकल नोड्यूल है। सी वोकल नोड्यूल्स आर, these are extra growth which are non cancerous, okay, and it will occurs दोनों साइड में है, लेफ्ट में है, राइट में है। सो करेक्ट प्लेस बोले तो एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द वोकल कॉर्ड। सो इसका कलर बोले तो नॉर्मली व्हाइटिश रहता, स्मॉल, एंड स्लोली व्हाट हैपन ड्यू टू ज्यादा पुकारना, ज्यादा आवाज करना, इसलिए वो स्लोली बाहर आ जाता। इसका मेन कॉज वही अब्यूज है। अब्यूज बोले तो चिल्लाता और स्ट्रेन करके बोलना, वो सब मेन रीजन है। और this vocal nodule is very common when you see with ADHD children, because you know ADHD children are hyperactive and they scream, they make lot of sound, even with few cases of autism also who are having hyperactive features. This vocal nodule is very common. So for them as a management, first thing what we have to do is we have to make them to sit at least 2 days without talking, which is very difficult. हम हमारा बच्चों में ये वो हाइपर एक्टिव है, वो लोगों का वॉइस चेंज हो जाता। इमीडिएटली हम क्या बोलना है, इमीडिएटली 2 दिन के लिए कंप्लीट वॉइस रेस्ट देना है। 2 दिन वॉइस रेस्ट में के बाद ये फिर नॉर्मल हो जाता। फिर वो ज्यादा पुकारे तो ये इट विल कंटिन्यू, वो प्रॉब्लम और बढ़ जाता। प्लस उसके साथ हम वोकल हाइजीन भी देना है, दैट आई विल कवर नेक्स्ट। So for this vocal nodule, like we have treatment, like one is voice rest, then you have vocal abuse to be. So ये लोगों को बोलना है, ज्यादा vocal abuse नहीं करना है। Like for example, like some children have they go to school, they shout like anything, they scream everything they do. So here what we will do is we will ask them, don't, if the voice problem is there, vocal nodule, you feel that there is a change in voice, immediately you should stop the child sending to school, so that you are avoiding that situation. Or when they go out to play, they are screaming a lot or they are making lot of noise, at least for few days you have to avoid it, make sure the vocal cord is normal. Then you should give them some training, so that with the training their vocal cord will be more strength, it will maintain and it will not get much problem later. Like for that you have some exercise, so that also we will cover next. Other thing is vocal hygiene. Vocal hygiene is very important for every children, not only children, even for adults also. Vocal hygiene बोले तो first daily minimum 3 liter पानी पीना है, so that will create your vocal cord hydrate रहता। वो पानी कम हुआ, बॉडी में वाटर लेवल कम हुआ तो ड्राइनेस जल्दी आ जाता। विद दिस ड्राइनेस क्या हो जाता, हाई चांस ऑफ गेटिंग वोकल नोड्यूल। सो ये एडीएचडी बच्चा है, नहीं तो नॉर्मल बच्चा है, स्कूल जा रहे, पुकार रहे, वो लोगों का फर्स्ट हम क्या बोलना है तो पानी पियो, रेस्ट दे दो, ये दोनों फर्स्ट वी हैव टू टेक केयर। नेक्स्ट वन इज ऐसा थ्रोट क्लियरिंग। You should avoid complete throat clearing. Even adults also, even children also. They should not cough simply. Even throat clearing also you can tell, but without sound, like. So this can be used for children. It is difficult to make them understand, but you have to make it like a routine. You have to teach them from the starting onwards. Okay. Then you have to avoid all spicy food. स्पाइसी फूड कम करना, कर्ड कम करना, और ज्यादा सिट्रस फूड कम करना। सिट्रस फूड बोले तो इमली फूड, ऑरेंज, लेमन, ये सब कम करना है।
This also will leads to gastroesophageal reflux. ये acidic reflux हो जाता, इसलिए और vocal cord को dryness हो जाता और ये problem बढ़ जाता. This also we have to take care in children. This is vocal cord polyp. This also one extra growth. Okay, but this is not occurred in the 1/3 or 2/3 of the vocal folds. You can see it is mostly in the one side. Vocal polyps are benign extension of epithelial that appear from free margin of vocal fold secondary to vocal fold trauma. Polyps are commonly unilateral. Polyps develop a free edge of mucosal membrane portion of the vocal fold, as this is location of maximal aerodynamic and focus forces. So here what we see will be here, because of this extra growth, think this is a vocal polyp. So when the vocal cord close, what happened? There is a, you can see the gap here. So with this gap, ये gap में air बाहर आ जाता, तो मेरा voice अभी ये है. With vocal polyp क्या हो जाता? My name is, में voice change हो जाता, because the air is also getting released through that gap there. So this is more common in males compared to females. इसका भी reason ज्यादा पुकारना है, because of vocal abuse. हमारा वॉइस को ज्यादा अब्यूज किया, मिसयूज किया, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा आ जाता. हम एक पार्टी में गया, ज्यादा गाना जोर से गाया, नहीं तो वो साउंड के पीछे ज्यादा बात किया, ये हाई चांसेस है ऐसा आने के लिए. Kids also, when they go to any park and they have more kids there, they tend to loud, very loud, they speak very loud, then this is high chance that they are getting vocal polyp or vocal nodule. So if it is not reduced even after vocal rest, so immediately आप क्या बोलना है, तो 2 दिन के लिए complete voice rest देना है, और कम नहीं हुआ, then you have to go for a surgical method. Surgery also not a major surgery, it is a mild surgery. They will remove the extra growth. The vocal abuse and वो chances कम करना है, vocal abuse का नहीं तो vocal misuse का. Educating regarding proper vocal hygiene and hydration. ये vocal hygiene इतना important है, सबको हम छोटी टाइम में ही सिखाना है. आप लोग ये सिंगर्स नहीं तो एक्टर्स को देखता, पूरा टाइम वो लोगों का हाथ में एक वाटर बॉटल रहता, वो भी चिल नहीं, थोड़ा गर्म पानी रहता. सो इसलिए वो लोगों का वोकल कॉर्ड हाइड्रेट कर रहे हैं. So we also have to tell our children that you should drink water very frequently and you should keep your vocal cord wet. Initial management with course of voice therapy is warranted and post-operative voice therapy also necessary. So if after voice rest, we can give some relaxation techniques to the vocal cord, like exercises like which we are not straining, like in like for example, we can ask the patient to take a breath, then breathe out. Okay, with this, you are relaxing your vocal cords. These kind of techniques we can use for children also. Then you have some food also, which is irritating foods or some smoke rehta. Okay, these things also you can start saying the child to avoid completely. So next very common thing is laryngeal granuloma. This also you can see. This is the growth here. Okay, this is laryngeal granuloma. So this is a pale colored benign lesion develops on the vocal process of, ये ज्यादा arytenoid cartilage में ही आता. Secondary to इसका भी main reason vocal abuse है. So for another one is Rengis edema. This also same. Here you can see this part. ये ज्यादा है इधर, ये नॉर्मल है राइट साइड में और लेफ्ट साइड का आप देख सकते हैं डिफरेंट है, ये Rengis edema है. So for this also Rengis edema is also known as polypoid degeneration. The chronic polypoid caudates chronic edematous hypertrophy and chronic hypertrophic laryngitis. It is built up of, इसमें gelatinous substance रहता है इसका अंदर, वो एक सैक्यूल वैसा रहता
वोकल कॉर्ड में, इसलिए क्या हो जाता है, वोकल कॉर्ड का मूवमेंट कम हो जाता है. सो एनी एक्सटर्नल ग्रोथ, नहीं तो एनी एक्सटर्नल what you call swelling, then you have a polyp or you have this gelatinous substance in the vocal cord, what happens is the vocal cord movement will get affected. If it have to open and close, like for example like this, if there is a gelatinous or extra growth or anything, then one closure and the other closure will be different. Normally if it is like this, if there is something in this, what happened, this will be normal and this movement will be affected, which will result in voice changes. So you can identify there is a voice change means it is 100% there is some problem in the vocal cord. It can be extra growth, it can be gelatinous substance, or it can be a covering or swelling in the vocal cords. So for this also, first thing is surgically you can remove, vocal hygiene you can ask, then you can like irritating objects will be there. For example like suddenly आप कुछ स्पाइसी कुकिंग कर रहे हैं, तो वो हवा अंदर गया तो इमीडिएटली हम कफ करेंगे, एंड सम पीपल वो कफ थोड़ी देर में नहीं कम हो जाता, वो ज्यादा से कंटिन्यू हो जाता, बिकॉज इट इज गेटिंग इरिटेटिंग फॉर देम, एंड दिस विल लीड्स टू अगेन these kind of problems. It is inflammatory process begin and end result of chronic irritation of vocal abuse. It may begin as polyp or nodule and even evolve with continued trauma. So this is like, for example, like in children's, in 2 years they had polyp. Okay, voice was normal, but there was an extra growth, little, which was not evident for a voice change. ये 1 month, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 महीना, 1 year, 2 year के बाद क्या हो जाता है, ये रिंगी सेडिमा चेंज हो जाता. ये पॉलिप स्टार्टिंग में था, वॉइस रेस्ट नहीं दिया, ऐसी छोड़ दिया, लास्ट में रिंगी सेडिमा हो जाता. तो ये टाइम में कम स्ट्रिक्टली हम सर्जरी के लिए जाना पड़ता. वो टाइम में भी हम छोड़ दिया, नहीं तो ट्रीटमेंट नहीं किया तो फिर ये कैंसर का स्टेज चले जाता. इसलिए अनट्रीटेड वॉइस प्रॉब्लम डेंजर है, वो भी छोटी लोगों को. सो व्हाट आर डिफरेंट वॉइस अब्यूज क्या है, वॉइस मिसयूज क्या है. इसमें फर्स्ट येलिंग है, देन यू हैव स्क्रीमिंग, ज्यादा साउंड में कर रहे, देन यू हैव चीयरिंग, हम कुछ ग्राउंड में जाता वो साउंड जोर से करे तो वो प्रॉब्लम वो येलिंग, स्क्रीमिंग, चीयरिंग में आ जाता. Then you have strained vocalization, like my name, ऐसी वॉइस रहता, वो क्या है, तो वो लोग स्ट्रेन करके बात करता, वो भी अच्छा नहीं है, वो मिसयूज है. हमारा वोकल कॉर्ड का हम स्ट्रेन कर रहे हैं और ज्यादा काम दे रहे. सॉरी. देन एक्सेसिव स्पीकिंग, थोड़ी बच्ची है कंटिन्यूअसली ज्यादा से रेस्ट नहीं देता, कंटिन्यूअसली बात करने रहता. सो वो प्रॉब्लम, ये कंटिन्यूअस बात करने में क्या हो जाता है, ये वोकल कॉर्ड को ज्यादा ओवरबर्डन हो जाता. ओवरबर्डन में क्या हो जाता, उसका काम कम हो जाता और एक्स्ट्रा ग्रोथ आने के लिए बहुत चांसेस है. सो व्हेन यू स्पीक कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग टाइम, समटाइम्स यू गेट कंप्लीट aphonia, like you will speak but voice will not be there, but children still they will try to speak again and again, which will result in aphonia, and later it will leads to vocal polyp or vocal nodule. This is also one kind of excessive like reason for vocal abuse and vocal misuse. Then you have frequent use of hard glottal attack. That is like when you make high sound, when you make other sounds, like for example like children when they play they make sounds also. Okay, sometime what happened, the sound range will go high and it will get irritated for them. Okay, still they don't tell us, they will still with that they start continuously telling, which will leads to again vocal abuse and vocal misuse. Then excessive throat clearing and coughing, like these are throat clearing and coughing. See, whenever you feel throat clearing, okay, one thing you can do is ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो पानी पी सकते हैं. इमीडिएटली एक सिप पानी पिए तो वो कम हो जाता. तो वो हम एजुकेट करना पड़ता बच्चों को. देन कमिंग टू वोकल
misuse, incorrect use of pitch or loudness aspect of voice. See, हम train का, when we are traveling in train, the train sound will be there. So when we talk to others, we will talk very louder. Okay. Or when we are in some which music is going on, TV is on high volume. When we talk to others, we talk in very high voice. So these things will leads to incorrect use of pitch and loudness. So what we have to do is वो avoid करना है. Even for kids also, when they are there somewhere, you should call them near you and you have to talk to them. Don't ask them to talk when there is loudness or like some background noise is going on very high. Frequently associated with increase in laryngeal tension, the opportunity of abusing the vocal cord exists. Yeah, laryngeal tension means how much strain you are giving to the larynx. The more strain you are giving, then there is more misuse you are giving to the vocal cord. Constant usage result in vocal fold irritation and hoarseness. That is what. Continuously baat kar you use, then it will result in irritation and hoarseness also. And there are studies which shows that who like children who speaks in noisy situation or loud, there are high chance of getting vocal nodule. So coming to voice treatment, depending on the diagnosis, a number of treatment options are available for pediatric dysphonia. Treatment of vocal fold cyst, then often entire surgical removal. So first one will be mostly for children will be surgical treatment. Now coming to different therapy part. Okay, so there are mainly we have few therapy techniques. Like for example, you have direct therapy techniques, indirect therapy technique, accent therapy. You have resonant therapy. So in children, which are useful or which mostly we use are first one is like clarity will not be there in children. This will be one main complaint. वो लोग बात कर रहे हैं बट थोड़ा क्लैरिटी नहीं है. साउंड्स अच्छा से बोल रहे हैं बट क्लैरिटी थोड़ा कम है. उसमें मेन प्रॉब्लम क्या है तो टंग पोजीशन ठीक नहीं है. तो द टेक्निक इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग टंग पोजीशन. सो इसमें क्या हो जाता हम टंग ट्रिल्स देंगे. फॉर एग्जांपल so these are different tongue trills or lip trills, and we have to tell the child को बोलना है टंग अच्छा से यूज करना है बात करने के टाइम. ओपन द माउथ एंड यूज द टंग प्रॉपरली. ये यूज करने के टाइम, ये सीखने के टाइम क्या हो जाता वो लोगों का क्लैरिटी और अच्छा से आने के लिए अच्छा it will come better. So this is one technique which we have to use, which is mostly commonly we hear that clarity is not or vocal quality is not good. This is alternating tongue position. Then you can ask the child to move the tongue also, different sides, up, down. Okay, the movement also we will see. Then you have is loudness problem रहता. Like some children will speak very slow and some children will speak very loud. Okay, so in this case, like we have 4 stages, like 4 kinds of voice. One is whisper, then you have a quiet voice, then you have normal voice, then you have loud voice. Whisper, ये whisper है. Then you have quiet voice. My name is. Then you have normal. My name is. Then you have my. That is a loud voice. So now we have to teach the children the 4 different voice. If 4 वो लोगों को बोलना है, you try to say in this 4 voice. And then we have to focus mainly on the normal voice which we are using. Okay, so for this, one thing we can do is we can, if the child is speaking in less voice, okay, we can record the voice of the child and we can make them understand. See, your voice is not less, or you can like make a distance. Okay, when you're calling from this much distance, your voice is not audible. We can make them understand and we can ask them to increase the voice. And in some children, what happens is the loudness is very high. So loudness will be high. There are few reasons. Some, like for example, children with cerebral palsy. Okay, their movement will be loud, like more
there will be loud voice also, and some it will be less voice also. So for here also what we have to do is we have to show them, okay, this is your normal pitch. You can use like softwares like Pratt or Doctor Speech, and you can show them the normal habitual pitch for them. And then you have to tell them, okay, your pitch is coming under 120 to 150. Now you ask them to talk in same range, so that they will not go high, again they will not go less also. They should be able to maintain that. So here also you can use different methods, like for example, like you can ask them to speak louder maximum, then low whisper, and you can make them to continue in the same tone. Then another technique is chant talk. Chant talk also, which is useful for this vocal nodule, vocal polyp, Rengis edema and all. These will not strain your voice also in chant talk. Chant talk is nothing but like you do chanting, like om, om, om. This chant we do normally. So here what we do is we will ask the child to chant very softly, like om, 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 om. So here we can take three. One is not like very softly, then normal, then high. And then we will ask the बच्चों को नॉर्मल, उसका नॉर्मल वॉइस क्या है उसमें चैंट करने के लिए बोलना है. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो वो चैंटिंग का टाइम थोड़ी साउंड्स भी यूज करना है, लाइक माय नेम इज जिस आई कम. तो वो सेम चैंटिंग में वो लोग स्पीच भी यूज करने के लिए कोशिश करता है. तो ये वोकल कॉर्ड को स्ट्रेन नहीं दे रहे और उसका नॉर्मल वॉइस हम बाहर निकाल रहे, ज्यादा नहीं हो रहे, कम भी नहीं हो रहे. ओके, दिस आल्सो वेरी यूजफुल. And you can ask, like, because of children, they may listen to you, they may not listen to you. So you can use a play mode and you can see, now I will do, now after listening to me, you also have to do. We can imitate this and we can ask the child to do. So this is another technique. Then you have to eliminate abuses. Like eliminating abuses is, I told you, like different vocal hygienes, like background noise, screaming, then their throat clearing. These things you have to avoid one by one. Next is one is hard glottal attack. So this is one behavior. Okay, so with this behavior, we should like behavior which will eliminate the what you call misuse. So here what we have to do is we have to make the child like for example this ha sound is produced usually. So here we can ask like hum. With this hum sound they have to slowly they have to say also. These are few techniques for vocal cord like misuse. Plus there are like other techniques also. One is for next one is for resonance, like for children with resonance problem. Okay, there we have to do is one is you have to teach the child to say okay, the ma sound will be vibrated. Here you can keep your hand on the nose, on the lips, and on the vocal cord, and make sure your nose vibrate, not your vocal cord. No air is escaped from the mouth. And you can make the child to say in between. You can close the nose and see that it is getting blocked or there is no voice. So starting with you can see all this resonatory area is vibrating. Okay, then you can go for like small sound also, like ma. Now I am more saying from my nasal sound than from my vocal cord. I am giving very less strain to the vocal cord, and mostly it is from the nasal. So this you can do, and you can ask like add words like mice, mouse, anything starting with ma to this, like mouse, mice, my name is. So from sound till sentence level,
I am using. So these things also you can ask. Even this children's also will do very happily. The thing, it should not be very loud. They are not getting strained. These things we have to focus more. Then you have traditional voice like treatment typically used for vocal hygiene, like reducing vocal abuse behaviors such as yelling and all. So these traditional approaches, like which we use for adults, also we can use in children's. Okay, there is no problem in that. Then children are not typically motivated to change behavior based on traditional behavioral approaches. Many children have been dysphonic since they began speaking and therefore have no baseline. And adults, conversely, generally have experienced a normal voice, are typically motivated to return to the voice, but children may not have the same motivation. See, when you are giving therapy, when you are giving these techniques, adults को बोल दिया तो वो लोग immediately वो change हो जाता, but in children's क्या हो जाता, वो immediately change नहीं हो जाता. We have to give, like for an adult you are giving 5 therapy, then when it comes to child it will go still 15 sessions. The more you have to give therapy also. Vocal hygiene and hydration have a role in pediatric voice treatment, but they should not be the only calls. So when we are taking therapy techniques also, now I have showed you few therapy techniques. With that, though our vocal hygiene should be the main thing, you should not tell the patient, okay, take voice therapy or like vocal hydration, no need to go for any other therapy. No, you have to say them some techniques also, like which we practice more. We can give is like, we can ask for a open mouth approach. Then you can give head positioning like left, right, sides. These things also you can give. Then you have tongue protrusion also you can give. Then respiratory thing, like you can take a deep breath, relax. Okay, then you can increase their MPD also. You can make, see, because the most problem are related to the lungs, your focus also should be more on the increasing the MPD, that is maximum phonation duration also. And another one very useful one is half swallow boom. Like you can ask the patient to swallow, like this is swallow, you can see here. Now you can do and say boom. So this is something like the vocal cord will come down, and when before finishing you are saying a boom. So some pitch, like for example, like child is having a male voice, like female voice. Okay, a male child having a female voice, then this will help the child because this movement will help in changing the pitch range also. This also you can try in your therapy sessions. See, mostly you will have vocal quality problems. Quality is like how you perceive, how the clarity of the voice is. Okay, these things with these techniques you can improve also. Behavioral voice treatment approach that focus on improving vocal technique can be used successfully with children. Technique used with children are similar to those used with adults. Like what we use for adults for behavioral treatment, like vocal abuse, vocal these things. These same thing you can use for children's also. Same, there is no problem. Like it is adult therapy or techniques or child therapy, you can use in both. But the way you are taking that therapy to the child will be different. Using child-friendly language, incorporating the child's caregiver into the session to help facilitate home practice, carryover, and scheduling additional session to achieve treatment goals. See, in adults, you can tell one-to-one, okay, do this technique. But in a child, वो नहीं हो जाता. तो हम टेक्निक, थेरेपी टेक्निक्स कौन सी सिलेक्ट करता, वो हम चाइल्ड का पेरेंट्स नहीं तो केयर गिवर कौन है उसको सिखाना पड़ता. फर्स्ट उसको सिखाने के बाद उसको बोलना है घर में आप वो खेलने के टाइम ऐसा यूज कर सकते, इमिटेशन का टाइम ये यूज कर सकते, खेलने के टाइम आप ऐसा यूज कर सकते. दैट विल बी द वे हम यू हैव टू सी द चाइल्ड. This is what resonance, which I told you, like we can take a deep breath,
From the nose it should come. Resonant voice treatment is common approach for pediatric voice treatment with the goal of achieving easy phonation through barely abducted or barely adducted glottal configuration to produce high amplitude of vibration with low impact stress. So here we will be able to produce more loudness, but the effect on vocal cord will be less. That is the, see, kids also will have same problem. The loudness will be high and the stress on vocal cord will be more. So with resonant voice therapy, what you are doing is loudness we can increase, but impact on vocal cord will be less. Then diaphragmatic breathing, you know the diaphragm, it would stretch. Then lip trills like trrr, krrr. These are lip trills which we can use. Stretching and neck laryngeal massage. Like stretching is like you can go for glides, like you can go high and you can make it down, or from high you can bring it down. You can use pitch glides. Then neck and laryngeal massages. So like laryngeal massages or neck massages you can do is like this. It should be like a U shape. Very softly, very gently you have to massage your neck region. That to your vocal cord area like this. This will be the laryngeal massage. And for neck you can do is like this. You can see this sternum muscle. You can give like this very softly. Same way this side also you can give the muscle. Vocal function exercise also can be utilized with pediatric population. The goals of treatment are improve breath support, decrease excess muscle tension, and improve vocal fold closure, and improve forward focus resonance. And all in the effort to improve voice quality and decrease vocal effort and fatigue. See, this is the main problem in children you will see. One is they will have breathing problem. So our goal should be to increase the breath support, then increase excess muscle. So this muscle tension will be more. They will be straining a lot when they are speaking, when they raise their voice, increase, decrease. So our goal will be to decrease the muscle tension. Then we have is improve vocal fold closure. That is the vocal fold closure should be same or equal. That also we have to focus. And improve resonance, like resonance therapy. When resonance is more, then the strain also will be less. Automatically the loudness also will be better. Voice treatment often focus on concept that abstract of both adults and children are require the ability of self-monitoring during production. So ये बहुत problem like important है. तो हम कैसा बात कर रहे हैं, हमारा अवेयरनेस है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, वो बच्चों को भी रहना है. They also should be aware or they should self-monitor themselves. That we should teach them. Therefore, approaches must be modified to successful with children. Vocal hygiene, which is typically addressed in the initial session, should be presented as education rather than administration. Like, for example, now हम बोल दिए वोकल हाइजीन है, तो वोकल हाइजीन है वो इम्पोज नहीं करना है, क्योंकि बच्चों है ऐसे करो बोले तो वो नहीं करता. तो हम उसको हम ज्यादा एजुकेट करना है, ऐसा किया तो ऐसा नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता. We should tell them in a good way. With we should बोलना है, एक गुड है, अच्छा है, बुरा है, ऐसा किया तो ये प्रॉब्लम आ जाता है, ऐसा किया तो ये प्रॉब्लम चले जाता है, अच्छा है, ठीक है. This should be very well. We have to teach with the children. Vocal hygiene should include hydration discussions. That is, पानी पीना है ज्यादा. वो भी पानी एक सुबह एक 1 लीटर, आफ्टरनून में 1 लीटर, शाम में 1 लीटर नहीं है. एक 10 मिनट में, नहीं तो हाफ एन आवर, नहीं तो कब बात कर रहे ज्यादा, वो टाइम में पानी पीना है. Then reflexes like GERD will be there. ज्यादा acidic food नहीं खाना है, टाइम टू टाइम खाना खाना है. तो नहीं किया तो ये फिर acidic हो जाता, वो indirectly हमारा
वोकल कॉर्ड में अफेक्ट हो जाता। फिर ठीक से डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग करना है, resonant voice therapy, vocal function exercise implemented easily with children using simple modification to encourage motivation and skill acquisition. Mainly motivate करना है हम ज्यादा बच्चों को, ये करो, अच्छा से कर रहे, वेरी गुड, वो reinforcement बहुत देना है। Finally, compliance can be issued with voice treatment programs, but physical outcomes such as decrease in vocal fatigue, less pain or effort with speaking, and increased communicative effectiveness with peers and teachers can be highly motivating to children. So, other factors like when the vocal fatigue, like use is less, or when they have less pain, or effort से ज्यादा कम नहीं बात कर रहे, ये क्या हो जाता, वो लोगों को ज्यादा फ्रेंड्स को बात कर सकते अच्छा से, पेरेंट्स से ज्यादा, सिबलिंग से ज्यादा फ्री से बात कर सकते, टीचर से ज्यादा बात कर सकते। ये ऑटोमेटिक लोग सब पढ़ाई में भी देख सकते, उसका एक्टिविटी लेवल भी अच्छा से हो जाता। ये प्रॉब्लम से वो लोग है तो ऑटोमेटिकली इट विल बी, वो पीयर से बात कर सकता बट उसका रेस्ट्रिक्ट हो जाता, कम हो जाता। सेम टीचर से भी वो प्रॉब्लम हो जाता, तो उसका पढ़ाई में भी कम हो जाता, प्लस उसका एक्टिविटी, घर में ज्यादा एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो जाता। सो दीज आर लाइक सिंपल अबाउट वॉइस प्रॉब्लम्स और वॉइस मैनेजमेंट इन चिल्ड्रन। थैंक यू once again. Any doubts you have, you can ask. Thank you, Mr. Jis. Thank you very much. Any query from the participants? Any questions you can ask? Anyone? I think no questions. Everyone have understood. Yes, sir. Just one question from my side. Yes, sir. Can I ask? Yes, sir, please. Very simple. First of all, thank you very much for giving this, very elaborative kind of presentation, and it was really nice of you that आपने जो you have made this as much as possible, simple language and simple demonstration. So that's really good. Thank you for that. Thank you. And I'm sorry for my Hindi. I know I tried my best, but maybe next time I will improve surely. नहीं, इसलिए मैं बोला कि मैं जहां तक आपको जानता हूं आपका हिंदी, इसलिए मैंने बोला आप तो हिंदी बात कर सकते हैं, तो इसके लिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था ना जनरल बच्चों के लिए, सिंपल सा, ये नॉर्मल क्वेरीज आते रहते हैं। यस सर। एग्जाम्पल हम तो बात करते हैं बच्चे को, पानी पी लो बेटा, पानी पी लो बेटा, पानी पिलाइए, पानी पिलाइए, बट बच्चे लोग जो है ना उनका बोतल एजिटीज रखा रहता है, वो जितना भी चिल्ला लें, करेक्ट, इवन चिल्ड्रन विथ एडीएचडी, क्योंकि उनका एक अपना ट्रेंड होता है। मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ ना बिहेवियरल एज वेल एज कम्युनिकेशन के साइड से थोड़ा। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, बिकॉज whoever having difficulty with communication as well as ADHD, and when they scream a lot, jump and shout, उस टाइम पे उनका गला कहीं ना कहीं तो खराश आके मीन्स दे गेट hoarse voices। तो इसमें कैसे उनको बोला जाए, किस तरह से उनको हम कन्विंस करें बच्चे को? एनीथिंग दैट यू कैन हैव, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे होंगे बट पूछ नहीं रहे, सब मैं ही पूछ लूं। Yes, sir. Actually, this is like upcoming study. We were doing a research here, so we came to know that like vocal nodule or vocal problem become a early symptom of ADHD. ADHD बच्चों को voice problem एक symptom बनाया. So it is very commonly seen. See, what we tried here was we started giving colored water. Okay. So colored water in the sense, again, it should be some flavor. Again, flavor. Yes. I like more towards the communication disorder, my expertise. So this is actually really nice topic now. What you have initiated. So color water, when we talk about the color water, what happen is, if likes and dislikes. Yes, see, it is there. Few things are like we ask for the parent, like which like they have some like Chota Beam, like that, some favorite. Yes, correct. Understood. These bottle we asked them to try, and few worked out, but still, like as you told, it is something new which have to be addressed now because of this COVID. Many parents have faced this problem at home. Yes.
So Yeah, we yeah. have to try more and we have to come out with a conclusion. Yeah, very nice of you. That topic, yeah, it's really nice, and that's what I thought means कि there is a सर मैं 2 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ आपको. Okay. So this is what I feel is mostly children with ADHD and ASD. We need to look for even the color combination, because taste, even some of them they like bitterness or whatever. Yes, So sir. this need to be मेरे को ऐसा लगता है कि we need to take this all variables. Maybe if you are conducting, your institution is doing this, so they can take these parameters also, and they can continue, so they will give some more result. Yes, sir. Yes, sir. We are trying. We have patients with same problem because it's an END hospital. We have lot Yes. of patient coming with this, and it is misdiagnosed also. ADHD है, but doctors बोलेंगे घर में जाओ, हाँ. वो कम हो जाता है. I agree with you. Yes, it's always true. And they don't get anywhere. Doctor says घर में जाओ बैठो ठीक हो जाएगा. Parents get frustrated. Yes. As a SLP, we say your बच्चा तो बोल रहा है, and this is the behavior issue. Behavior But issue. fill in the blank कौन करेगा? Okay. Really, sir. Thank you very much, Jis. Mr. Nagesh sir, Mr. Nagesh, are you there? बहुत बहुत धन्यवाद सर. Yeah. आपका प्रेजेंटेशन विषय और विषय की मांग के उत्तरोत्तर वृद्ध ऊर्ध्वाधर वृद्ध की तरफ ले गया हम सभी को. कार्यक्रम की अगली पंक्ति में मैं श्री अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट CRC लखनऊ को सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आए और हमारे बीच MHRH और EIC के संदर्भ में जन जागरण रखें. श्री अमित कुमार सर. थैंक यू नागेश सर. थैंक यू जी सर. मैं आप सभी पार्टिसिपेंट के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं. डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा एक मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर चलाया गया है जो 24/7 काम कर रहा है, जिसे किरण का नाम दिया गया है. आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं. यह नंबर है 1800-599-0019. ये हेल्पलाइन मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक सपोर्ट देता है, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर इत्यादि मेंटल हेल्थ समस्याओं के लिए हम यहाँ इस हेल्पलाइन पे 13 भाषाओं में आपको साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि ये नंबर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इसका बेनिफिट उठा पाएं. ये नंबर है 1800-599-0019. साथ ही मैं आपके साथ एक और इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा. CRC लखनऊ में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्टार्ट हो चुका है. इसके अंतर्गत हम 0 to 6 ईयर के बच्चों को लेते हैं जिन्हें ऑटिज्म, स्पीच लैंग्वेज प्रॉब्लम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी प्रॉब्लम, विजन रिलेटेड प्रॉब्लम, सेरेब्रल पाल्सी, कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी इत्यादि समस्याओं से जो बच्चे जूझ रहे हैं या आपके समाज में है, उन्हें हमारे क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में आप भेज सकते हैं. यहाँ हम विभिन्न प्रकार की सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, स्कूल रेडनेस प्रोग्राम, फैमिली ट्रेनिंग प्रोग्राम और मेडिकल सर्विसेज हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं. तो आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि जो अगर 0 to 6 ईयर के ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकली, मेंटली और स्पीच लेवल पे कहीं ना कहीं वो डिले हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज उन्हें रेफर करें. थैंक यू सो मच नागेश सर. बहुत बहुत धन्यवाद सर. निश्चित ही MHRH और EIC की हमारी सेवाएं आप सभी के बीच में निरंतरता के साथ रखी जा रही हैं. अब मैं कार्यक्रम को अगली गति धन्यवाद ज्ञापन की तरफ ले चलूंगा और मैं सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मिस गीश चाको सर का, एसोसिएट प्रोफेसर, मां इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग हैदराबाद, जिन्होंने आज एक बेहतरीन विषय विशेषज्ञता को हम सभी के बीच रखा और सभी की समझ को देखते हुए भाषाई व्यवस्था को
वृद्धिवत करते हुए अपनी बात को बृहत्ता के तौर पे हमारे बीच रखा सर ने। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं डॉक्टर हिमांशु दास सर, निदेशक पीडीओ एनआई पीवीडी न्यू दिल्ली का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ का। मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस कार्यक्रम के सभी कोऑर्डिनेटर श्री राजीव रंजन सर, श्री विकास मिश्र सर, श्री अमित कुमार सर का, जिनके निरंतर प्रयास से यह कार्यक्रम हम सभी के बीच में प्रचारित प्रसारित हो पाया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का, पुष्पित फलों का, जिनके जुड़ाव से ही हम सभी अपने कार्यक्रम को गति प्रदान कर पाते हैं, गति दे पाते हैं। तथा इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष सभी व्यक्तियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस कार्यक्रम गिरी सर का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनकी सहजता और उपलब्धता से यह कार्यक्रम आप सभी के बीच ऑनलाइन पटल पर उपस्थित हो पाया। सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी प्रतिभागियों से बताना चाहूंगा, फीडबैक लिंक आपके चैट बॉक्स में आ चुका है, सभी लोग उसको फिलअप कर लें। फिलअप करने के पश्चात आप सभी यहां से लेफ्ट कर सकते हैं। हमारे बीच एक स्पेशल एजुकेटर हमारे भाई हैं, उनकी आईडी है अविनाश वी एनआरई करके, उन्होंने कोई एक लिंक भेजा हुआ है किसी ग्रुप का। आप सभी से निवेदन रहेगा इस तरीके की गतिविधियों से आप बचें। किसी भी चैट बॉक्स में या किसी भी संस्थान के कार्यक्रम में अन्य किसी गतिविधि का कोई लिंक डालना ठीक नहीं होता। तो मैं आशा करूंगा कि हमारे स्पेशल एजुकेटर थोड़ा इस बात का ध्यान रखेंगे, विशेषकर अविनाश जी, आपसे निवेदन रहेगा। सभी का पुनः पुनः धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम, सभी का दिन शुभ हो। सर चैट लिंक कहाँ है? यार सर चेक लिंक नहीं मिल रहा है। चेक लिंक कहाँ पे है सर? चेक लिंक बताने का कष्ट करें सर। पूछो सुखलाल भैया, पूछो। कहाँ कोई बताइए ना रहा। चेक लिंक बताने का कष्ट करें सर।